हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरी 6 अगस्त की वीडियो में मुझे कुछ मैसेजेस आए। लोगों ने कहा कि सर वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वाला कॉन्सेप्ट आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस पर एक और छोटा सा वीडियो बना के आपको दे दूं, आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना। मुझे लगता है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन वो स्टार्ट हुआ यहाँ से कि लोगों को शायद उतना आइडिया ना हो कि सैंडबॉक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है, जिन्होंने मेरी 6 अगस्त की वीडियो पूरी नहीं देखी है, तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरबीआई ने अनाउंस किया है। ये कहा है कि हम फाइनेंशियल टेक फिनटेक कंपनीज़ के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाना अलाउ करेंगे, जिसमें कि एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें कि वो अपने फाइनेंशियल इनोवेशंस को टेस्ट कर सकें। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो निश्चिंत बैठे, मैं आने वाले 5 मिनट में उसे पूरा समझा दूंगा। सबसे पहले आप देखिए सैंडबॉक्स क्या होता है। सैंडबॉक्स आप अपने सामने देख सकते हैं। बच्चों को बालू में, रेत में, मिट्टी में खेलने का शौक़ है। पर शहरों में, कॉलोनियों में, जहाँ भी आप रहते हैं, हर जगह आपको ऐसे रेत, साफ़ सुथरी रेत तो मिलेगी नहीं, है ना। तो बच्चे पता चला कीचड़ में खेल रहे हैं, सड़क के किनारे खेल रहे हैं, वो तो आप अलाउ नहीं कर सकते उन्हें। तो ऐसे एक सैंड बॉक्स देखिए, लकड़ी का या प्लास्टिक का ऐसे बॉक्स बना देते हैं, उसमें सैंड है। अब उसमें बच्चे खेलेंगे अपना सैंड के। देखिए उन्होंने रेत के कासल बनाए हैं। बचपन में आप कभी नदी किनारे गए हों, समुद्र किनारे गए हों, तो वहीं पर आप बना सकते थे ऐसे रेत के महल, है ना। पर अब अगर ऐसा सैंड बॉक्स अगर बच्चों को, अगर आपके पापा मम्मी ने आपको दे दिया होता, तो आप घर में ही बना लेते, इस तरह से खेल सकते थे। इसमें होता क्या है कि जो रेत है वो यहाँ वहाँ फैलती नहीं है, बॉक्स के अंदर रहती है। बच्चा रेत में खेल भी रहता है और आसपास का एनवायरनमेंट उस रेत में डिस्टर्ब भी नहीं होता है। रेत फैलती नहीं है हर जगह। ठीक है, अगर बच्चे को रेत ना मिले खेलने के लिए, तो वो रेत में अपने इस तरह के स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को रेत भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि वो रेत हर जगह बिखर ना जाए। तो एक बॉक्स के अंदर सैंड आपने उसको दे दिया कि खेलो इस बॉक्स के अंदर, जो भी करोगे इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इस बॉक्स के बाहर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसको सैंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का एक कोड है। मान लीजिए मैं काम करता था पहले, रिज़र्व बैंक का सॉफ्टवेयर था। ठीक है, आप समझिए कि उसमें हमने कुछ नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करनी है, हमारे दिमाग में आया चलिए कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। मैं आप गए रिज़र्व बैंक के में हैं, उसमें हर दिन लाखों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। आपका छोटा सा कुछ आपने किसी के नाम में ऑटोमेटिकली मिस्टर लग जाएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ एक छोटा सा आपने कोड में चेंज किया, और उसकी वजह से अगर लोगों के नाम में मिसमैच होना चालू हो गया, पैसा अकाउंट में जाने की बजाय, क्योंकि मिस्टर खोज रहा है, मिस्टर XYZ, और सामने वाले के अकाउंट के नाम में मिस्टर है ही नहीं, वो XYZ ही है, मैच नहीं हुआ, पैसा नहीं जा रहा है उसके अकाउंट में। लोग पे कर रहे हैं, देश भर का सारा पैसा आरबीआई के थ्रू जाता है ना। तो पैसा लोग पेमेंट कर रहे हैं, जा नहीं रहा है, लाखों करोड़ रुपए का एक दिन के अंदर ही हाहाकार मच गया देश के अंदर। ऐसा तो आपका अलाउ नहीं किया जा सकता। तो फिर हम नई चीज़ कैसे ट्राई करेंगे? हम एक छोटा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उसी कोड के अंदर में। उसके अंदर, कोड के अंदर में हम एक ऐसा एरिया क्रिएट करेंगे कि जिसके अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे कि इस आगे आने वाला जो कोड है वो सिर्फ 5 अकाउंट्स पे लागू होगा। ठीक है, वो 5 अकाउंट, पता चला मेरे और मेरी टीम के ही 5 बैंक अकाउंट हैं। ठीक है, हम उसी में हम टेस्ट करेंगे। डमी अकाउंट बना के भी टेस्ट कर सकते हैं, पर मान लीजिए हम सिर्फ 5 लोगों तक रिस्ट्रिक्ट करके उसको टेस्ट करेंगे। उसमें ऑटोमेटिक मिस्टर लग जाए वाली चीज़ हम टेस्ट कर लेंगे। फिर एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र बैक करके टेस्ट करके खेलते रहेंगे बेसिकली उसी इन्वायरमेंट के अंदर, उन्हीं 5 लोगों के अंदर में। देखेंगे कि यार क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं। जब यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाएगा, तब हम उसको पूरा मेन कोड में ले जाके अप्लाई कर देंगे। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर में सैंडबॉक्स टेस्टिंग होता है। इसी को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाते हैं। देखिए दुनिया भर में फाइनेंशियल टेक के लिए ये काम किया जाता है। फाइनेंस की इंडस्ट्री में कुछ नया अगर इनोवेशन आया, कोई नया कॉन्सेप्ट लेके कोई आया, क्या है ये मैं आने वाले समय में आपको समझाऊंगा आने वाली स्लाइड में। अभी देख लीजिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की क्या बात कर रहे हैं। ये रेगुलेटर एक ऐसा फ्रेमवर्क सेटअप करता है। रेगुलेटर इंडिया में आरबीआई है। ठीक है, जो कि फिनटेक के स्टार्टअप और दूसरे इनोवेटर्स को अपने नया प्रोडक्ट जो वो लेके आए हैं, नया कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं, उसका लाइव टेस्टिंग करने के लिए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देता है। ये इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड रहता है, और ये तो एक तो लिमिटेड नंबर के लोगों पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई नहीं होता है। तो कुछ गड़बड़ होगी भी तो बैंक या रेगुलेटर उसको रेक्टिफाई कर देगा, और इस पर कड़ी नज़र रखी जाती है रेगुलेटर द्वारा। कोई भी कहीं भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। रेगुलेटर कड़ी निगाह रखेगा इस चीज़ पे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, इसको अब हम समझते हैं डिटेल में। ये आपके सामने देखिए, कोई भी इनोवेशन लेके मैं आया, मान लीजिए सबसे लेफ्ट में जो ये डीप येलो कलर का जो बॉक्स है, डिसरप्टिव इनोवेशन, वहाँ पे हम खड़े होते हैं सबसे पहले। डिसरप्टिव इनोवेशन, मान लीजिए मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि मैं एक ऐसा इंश्योरेंस लेके आ सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा इंश्योरेंस मैं लेके आया हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, कि इंसान मर गया उसके बाद भी उसका LIC किया जा सकता है।
अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपने जीते जी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो भगवान ना करे आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसा कोई तरीका आया जिसके ज़रिए अगर मैं कोई किसी इंसान के मरने के बाद भी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई तरीका है कि इससे मेरी कंपनी प्रॉफिट भी कमा लेगी थोड़ा बहुत, और ये तो बहुत बड़े फ़ायदे की बात है कि कोई मर गया उसके बाद उसकी फैमिली उसका इंश्योरेंस करा रही है। ऐसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए अगर ऐसा मैं प्रोडक्ट लेके आया, तो जाहिर बात है कि सीधे सीधे इस देश में कोई भी फाइनेंशियल काम जो भी होता है आरबीआई से अप्रूव होने के बाद ही होता है। कोई सीधा मार्केट में कूद नहीं जा सकता है अपना प्रोडक्ट लेके। तो मैं आरबीआई के पास जाऊँगा, आरबीआई बोलेगा यार ये बड़ी अजीब बात कर रहे हो तुम। आरबीआई में जो अंकल टाइप के लोग एकदम बैठे होंगे सीनियर लोग, वो बोलेंगे कैसी अजीब तुम बात कर रहे हो, मरने के बाद इंसान ने लाइफ में एलआईसी कराई नहीं, उसने प्रीमियम दिया नहीं ज़िंदगी भर, मरने के बाद एलआईसी हो जाएगा और उसको पैसा दे दोगे, तुम्हारे पास कहाँ से आएगा। फिर मैं उनको बड़ा सा पीपीटी दिखाऊंगा कि सर देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इधर से घूम के ऐसे आ जाएगा, मैं उस पैसे को किसी कुछ भी मैंने जो भी तरीका निकाला है। वो कहेंगे यार बड़ी लंबी चौड़ी तुम बातें कर रहे हो, घपलेबाजी टाइप की लग रही हैं ये। तो मैं कहूँगा कि सर आप मुझे एक मौका तो दे के देखिए, मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। तब अब या तो वो सीधा अप्रूव कर दें मेरे को, ठीक है, जो लाइन के बीच में क्रॉस दिया हुआ है मैं ये लेके पहुंचूंगा वहाँ पे, जो पाथ 1 दिया हुआ है वहाँ पे जिसमें कि क्रॉस बना हुआ है, मैं बोलूँगा आप मुझे लाइसेंस दीजिए और ऑथोराइजेशन करिए, मैं मार्केट में चले जाता हूँ, बाद में कुछ होगा तो आप मुझे बोलिएगा, फिर मेरा सर और आपकी जूती, ऐसा कुछ करके मैं बोल दूंगा। लेकिन वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, वो नीचे वाला जो पाथ नंबर 2 है आप देखिए वो मुझे दिखाएंगे। वो बोलेंगे सुनो एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर में आओ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के मुंबई शहर के अंदर जो 100 अकाउंट होल्डर हैं उनको ये स्कीम तुम लागू कर दो, उनको ये स्कीम बेचो। उन 100 लोगों के अंदर में किसी ना किसी की तो आने वाले 10 साल के अंदर में 5 साल के अंदर में डेथ होगी, जितने भी लोगों की होगी उनको तुम अब मरने के बाद वाला इंश्योरेंस सेल करना, उस समय मरने के बाद ही करोगे। तो अब फिर देखते हैं कि उसका तुम कैसे पेमेंट करते हो। और उन 100 लोगों के लाइफ इंश्योरेंस पे, लाइफ पे, कोटक महिंद्रा के उन 100 लोगों ने जो पैसा कोटक महिंद्रा बैंक में डाला है उस पे, और तुम्हारी कंपनी का जो पैसा है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझ गए, जो सैंड बॉक्स है वो कोटक महिंद्रा के 100 लोगों अकाउंट होल्डर्स वही सैंड बॉक्स अब इसका बन गए। जो कुछ भी होगा इन्हीं लोगों के दायरे में होगा। मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, ऐसा डायरेक्टली होगा नहीं, पर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि मेरी उस प्रोडक्ट को लगाने की वजह से उन 100 लोगों के में 2 लोग मरे, उनको एलआईसी का पैसा दिया गया पर बाकी 100 लोग के पैसे डूब गए, बाकी 98 के पैसे डूब गए। तो क्या होगा कि इसके लिए कोटक महिंद्रा ने खुद का कोई इंश्योरेंस करवा के रखा होगा, वो उन 100 लोगों को पैसे वापस कर देगा और मुझे आरबीआई बोलेगा कि भैया आप घर जाइए, आपका ये कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है। या अगर उस सैंडबॉक्स के अंदर मेरा कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया, तो अब पाथ नंबर 3 पे, उस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से मैं निकलूंगा, पाथ नंबर 3 पे चलते हुए ग्रीन वाले पे आ जाऊंगा, मुझे लाइसेंसिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो जाएगा और मैं चौथे नंबर पाथ से होते हुए फुल ऑथोराइजेशन पे आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो लाइव हो रहा है, जहाँ पर ये आपको हो रहा है लिथुएनिया। लिथुएनिया ईस्टर्न यूरोप का एक देश है, वहाँ पर कैसे होता है। बैंक ऑफ लिथुएनिया जो है वो उन्होंने ये प्रोसेस नेट पे डाली हुई है कि एक सैंडबॉक्स के लिए आप आ सकते हैं मेरे पास। कैसे, पहली स्टेप देखिए, एप्लीकेशन सबमिशन। मान लीजिए मेरा वो मरने के बाद वाला इंश्योरेंस मैं लेके पहुंच गया और मैंने वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाल दिया, मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, फाइनेंशियल इनोवेशन है और बहुत बढ़िया है, सबको बहुत लाभ होगा। तो स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे, पहले वो मेरे एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उन्होंने 1-2 महीने का टाइम रखा है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 पे आएंगे, वो मुझसे नेगोशिएट करेंगे कि अच्छा किस कंडीशन में होगा। मैं अगर बोलूँगा कि सर 100 लोगों का टेस्ट जो आप बता रहे हैं वो काफ़ी छोटा सेट है, आप मुझे 1000 लोगों के ऊपर ये ट्राई करने दीजिए, तब बात समझ में आएगी क्लियर। तो हो सकता है वो बोले नहीं यार 1000 बहुत ज़्यादा है, तुम 200 पे कर लो। तो मैं कहता हूँ नहीं सर चलिए ना आपकी ना मेरी 500 पे अपन डील करते हैं। तो 500 पे वो मान जाएंगे मान लीजिए, ठीक है। जो आखिरी पैरा है, द बैंक ऑफ लिथुएनिया अलाउज टू स्टार्ट टेस्टिंग अंडर द अग्रीड कंडीशंस। तो उन 500 लोगों पे मैं अपना मरने के बाद वाला इंश्योरेंस उनको बेच दूंगा और फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। चौथे फेज़ पर हम आएंगे जब टेस्टिंग चालू होगी। तो जो फाइनेंशियल सर्विस का जो फाइनेंशियल सर्विस है वो 6 महीने से 12 महीने तक उसको टेस्ट किया जाएगा। तो बैंक ऑफ लिथुएनिया इसमें कंसल्टिंग असिस्टेंस भी पे करेगा। अब भाई फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, पैसे का लेन देन होगा, तो उसमें मैं अकेला आदमी, मेरे पास तो सिर्फ आइडिया है, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो बैंक उसमें मुझे एक एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा, अपनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाएगा और बैंक ऑफ लिथुएनिया इस बीच में टेस्टिंग भी करता रहेगा, देखता भी रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई पैसा लेके भागने वाली पार्टी हूँ, यहाँ पर उस टाइप का कुछ स्कीम चल रहा है। तो वो पूरे ध्यान रखेगा उस पर, जो मैंने बताया था कि रेगुलेटर पूरा ध्यान रखेगा, किसी को कुछ भी करने नहीं देगा, पूरा उसके निगरानी में जो होगा। फिर हम 5वें स्टेप पे आएंगे। अगर मेरी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई
तो फिर वो जो सर्विस है लाइसेंस मिल जाएगा उसका मुझे, और अब मुझे फर्दर कंटिन्यू करना है अगर और लोगों को अपनी ये स्कीम बेचनी है तो अब मैं मार्केट में जाके बेच सकता हूँ। एज़ फार एज द बैंक इज़ कंसर्न मेरा कॉन्सेप्ट मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, देखिए अब आरबीआई वाला जो मामला है उसमें हम आते हैं। आरबीआई ने क्या क्या बताया है कि इस सैंडबॉक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया पहले ही कि भाई ये तो एप्लीकेशन लेके मत ही आना मेरे पास। सबसे पहला क्रेडिट रजिस्ट्री, क्रेडिट किसका क्या रिकॉर्ड है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है, इसमें कोई इनोवेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, इसमें भी कोई नया नया कॉन्सेप्ट लेके मत आना। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पहले ही भारत में आरबीआई बहुत इससे सावधान है। क्रिप्टो करेंसी जो नहीं जानते हैं उसके ऊपर गूगल करके जो पहला ही पैराग्राफ आएगा उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको क्लियर नहीं होता उसके बाद भी क्रिप्टो करेंसी तो मुझे आप आके बताइए, जैसे आज लोगों ने बताया कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर क्रिप्टो करेंसी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताना, मैं क्रिप्टो करेंसी की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हालांकि छोटी सी बात है, समझ में नहीं आने लायक ऐसा कुछ नहीं है। उसी से तरह से क्रिप्टो एसेट की सर्विसेज, उसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जब क्रिप्टो करेंसी ही बैन है तो क्रिप्टो एसेट सर्विसेज पे तो क्या ही आप लेके आओगे, कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेडिंग आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होता है आईपीओ, वैसे ही एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी होता है। इसको भी आप गूगल करके देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ना समझ में आए तो मुझे बताइए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिर चेन मार्केटिंग सर्विसेज, ये तो फ्रैंकली मैं भी नहीं जानता हूँ क्या होता है। जो भी होता है इस पर आप लेके नहीं आना है आपको, कोई इस पर आरबीआई सैंडबॉक्स वगैरह अलाउ नहीं करेगा। और भी जो कुछ आरबीआई ने बैन कर दिया है इंडिया में उसको लेके मत पहुंच जाना। मतलब आपको इनोवेट करना अलाउ किया जा रहा है, पर ये नहीं कि जो हमने बैन कर दिया है उसमें आप नया आइडिया लेके आ रहे हैं कि सर आपने बैन तो कर दिया पर एक आइडिया ये भी है। नहीं नहीं, उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट मत करो। जो बैन है वो बैन है। तो फिर किस में अलाउ किस में किया है, तो नीचे का पैराग्राफ पढ़िए। उन्होंने पहला जो स्टार्टअप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किस लिए अलाउ किया है, रिटेल पेमेंट्स, डिजिटल केवाईसी और वेल्थ मैनेजमेंट। ये नोट कर लीजिए, यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, किस में अलाउ किया गया है, किस में अलाउ नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड एज पार्ट ऑफ द आरबीआईज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। 1 2 3 4 5 6 करके 7 चीज़ें दे देगा, फिर ऑप्शन में आ जाएगा 1 2 एंड 3, 1 5 एंड 6, 1 7 एंड 8। ठीक है, तो क्लियर हो जाइए क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। तो थैंक यू गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। इसी तरह आप और लोगों को मेरे साथ जोड़िए, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाते जाइए। जिन जिन चीज़ों पे आपको डाउट होगा मैं ऑन द स्पॉट आपको वीडियो बना के भेजूंगा, ऑन डिमांड आपको यूपीएससी की कोचिंग मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कल।